आज की क्लास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिटेल में समझेंगे आप, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट करने का काम करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अभी तक जो आपने सीखा है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, वो सिर्फ ये सीखा है आपने कि इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि ये करता क्या है, डीएनए को कट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये बहुत सारे तरीके से पाया जाता है, और पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है दैट इज हिंड2। फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड restriction endonuclease restriction discovered restriction endonuclease is hind2 hind2। ये क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ये एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस के ऊपर काम करता है, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी आगे जाके। हालांकि मैंने आपको बताया भी था, एक रफ वर्क है, ये देखिए GAATTC, ये मैंने आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बताया था। अब इसको हम लोग पेयर करते हैं, जी की बाइंडिंग सी से, ए की बाइंडिंग टी से, ए की बाइंडिंग टी से, टी की बाइंडिंग ए से, टी की बाइंडिंग ए से, सी की बाइंडिंग जी से। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, बट इसमें कट कहाँ करेगा? जी और ए के मिड में ये कट करने का काम करता है। कहाँ कट करता है? ये जी और ए के मिड में ये कट करने का काम करता है। और यहाँ से कट होने के बाद जब ये सेपरेट होता है तो उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? उसको फिर हम टर्म देते हैं स्टिकी एंड्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्टिकी एंड्स। ठीक है, आज के डे में हमारे पास ओवर 230 स्ट्रेन्स जो हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट किए गए हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है प्रेजेंट है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नंबर 900 से भी ऊपर है, और ये किसमें से निकाला गया है? तो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी नेमिंग पे। अब हम लोग इसकी नेमिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? नेमिंग देखते हैं। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नामकरण कैसे करते हैं इसका? ठीक है, तो इसके नेमिंग के लिए हम लोग करते क्या है? अगर हम यहाँ पे इसके फर्स्ट लेटर की बात करते हैं, फर्स्ट लेटर जो आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेटर है ये जीनस नेम को रिप्रेजेंट करेगा। मैं जैसे लिखूंगी आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स जीनस नेम, जीनस नेम शो करेगा। एग्जांपल से ही समझ आएगा, अभी तो बस मैं लिख रही हूं। सेकेंड लेटर जो आएगा, सेकेंड सेकेंड लेटर जो है दैट इज सेकेंड में भी सेकेंड टू लेटर्स। सेकेंड ऐसे कर देती हूँ मैं, सेकेंड लेटर में कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको बाद में समझ भी नहीं आएगा पढ़ने पे। सेकेंड टू लेटर्स, सेकेंड टू लेटर्स, सेकेंड टू लेटर्स।
ये क्या करता है, ये स्पीशीज नेम को शो करेगा, स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। सेकंड, टू लेटर्स क्या शो करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेकंड टू लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज। तो सेकंड टू लेटर्स क्या है यहाँ पे, जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, ऐसा क्यों लिखा ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत ज्यादा लेक्चर दे रखा है। इसमें हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस इंफॉर्मेशन को आप सेव करके प्रिजर्व करके एक्सपेरिमेंट अपना कराना चाहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो वेरिएशन लीड करेगा, जिसकी वजह से हम किसी यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑलवेज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, और R1 जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसके स्ट्रेन को बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने अगर यहाँ पे लिखा ऐसे, एस्केरिचिया के लिए ई, ठीक है, कोलाई के लिए सीओ, स्ट्रेन का नाम आर, कौन से नंबर का स्ट्रेन है, 1, रोमन वाला 1, ठीक है। ऐसे कर दीजिए इसको, ई लिखा मैंने, ई को लिख दीजिए यहाँ पे जीनस नेम, देन ये क्या हो गया इसका, स्पीशीज नेम, टू लेटर्स जो है बाद वाले, स्पीशीज नेम, ठीक है। आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, द नेम ऑफ द स्ट्रेन, वहां से लिया गया इसको, ठीक है। और रोमन नंबर जो है, ये 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जिस नंबर में स्ट्रेन का पता लगाया गया या जिस नंबर में उसको आइसोलेट किया गया, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर मतलब सीरीज पता ही आपको, नंबर जो है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेन, यहां से ये पता चलता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आगे जो मैं आपको बता, ये तो नेमिंग था, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। दूसरे टॉपिक का क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 2 टाइप्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। हम लोग अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या चल रहा है, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चल रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हैं, इतना तो पता ही है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब बात आती है तो इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 2 इसके टाइप है। एक है उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, endonuclease, and another is restriction exonuclease, restriction
एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये दो टाइप है आपके पास, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अब अगर हम इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो एक टर्म है आपके पास एंडोन्यूक्लियस। तो होता ये है कि अगर हम सिंगल सर्कुलर डीएनए देखते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे ये डीएनए बना दिया, सिंगल सर्कुलर डीएनए मैंने ये बना दिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में ना क्वेश्चन चलेगा कुछ देर के बाद। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ चल रहा होगा वो ये कि भाई इसका तो कोई टर्मिनल एंड है ही नहीं, कोई छोर तो है ही नहीं, कहाँ से कट करेगा ये। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपके पास क्वेश्चन क्या राइज होगा कि ये कैसे कट करने का काम करेगा, है ना। तो इसके कटिंग को समझने के लिए कैसे ये कट करता है, तो फिर वापस आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे कहाँ आएगा। लेकिन हाँ, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का जो ड्रामा है वो सिर्फ एंडोन्यूक्लियस पे अप्लाई होगा। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो ब्लाइंड कट करता है, मतलब डीएनए है यहाँ पे बना हुआ ऐसे, इस डीएनए को टर्मिनल्स पे, मतलब इसकी मर्जी थोड़ा थोड़ा इधर से कट कर दे, थोड़ा इधर से कट कर दे, सिर्फ जैसे होता है ना हम लोग हेयर ट्रिम कराते हैं, तो यहाँ पे वही होता है कि एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल्स पे कट करेगा। लेकिन जब एंडोन्यूक्लियस की बारी आती है तो ये क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने का काम करता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ, इसका कोई यूज तो है नहीं। रेस्ट्रिक्शन, सबसे पहले आप देख लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, फिर हम लोग एक्सोन्यूक्लियस का लिखेंगे। इसमें लिखिए restriction endonucleases, restriction endonucleases, endonucleases, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, आर ई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस मैंने लिखा तो एस भी लगा दीजिए, न्यूक्लियेजेस वाला, इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर बैक्टीरियल, आर बैक्टीरियल एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंजाइम्स दैट क्लीव, कट करेगा, दैट क्लीव, क्लीव ही रहने दीजिए, CLEAVE, दैट क्लीव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, that cleave double stranded DNA at specific sites, specific sites only। इसके एक्शन के ऊपर अभी मतलब डिस्कशन करना बाकी है, फिलहाल मैंने शॉर्ट में, इन शॉर्ट, ताकि आप समझ सकिए, बस मैंने उतना ही लिखा है आपको, है ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं करी है, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस अभी बस इतना समझिए कि ये कैसे काम करता है। तो एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और दूसरा क्या है आपका रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लीनियर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसमें लिख लीजिए एक्सोन्यूक्लियस में लिख लीजिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्लीव DNA at its
टर्मिनल्स, एट इट्स टर्मिनल्स। बाहरी साइड से जो छोर होता है, जो टर्मिनल होता है, या फिर जो एजेस होते हैं उसके, उसको बट ये कट, सिर्फ ये कट करने का काम करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया ये। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट जो एक पेज अवेलेबल था आपके पास, यहाँ देखिए। यस ईच मैम। पहले ये देख लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। दीज आर ऑफ टू काइंड्स। अच्छा, एक बात बताइए, एक मैं और छोटी सी चीज याद दिलाती हूँ। मैं आपको क्लास 11th याद दिलाती हूँ। सबसे पहले रफ पेज ही लेते हैं। जब आप लाइसोसोम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर आप पढ़ते थे ना कि लाइपेज है तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेजेज है तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद न्यूक्लियेजेज है। याद आया? डाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे मैंने इतना बड़ा डीएनए बनाया है, तो इसके छोटे 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 अगर आप सेगमेंट्स कर रहे हैं, दैट मीन्स डाइजेशन। यहाँ पे इस सेंस में डाइजेशन वर्ड को यूज करते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियसेस, तो यही बात आपको यहाँ पे समझाई जा रही है कि जो आप यहाँ पे बार बार न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये न्यूक्लियसेस को बिलोंग करता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक है उसमें से एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। बस खत्म। क्या बोला मैंने? ये डीएनए का स्टैंड है, एक इस छोर से कट कर लेगा, एक इस छोर से कट कर लेगा, खत्म। ठीक। Whereas endonucleases make cuts at specific positions। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों में से स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन कट करेगा, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करने का काम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जिम्मे है। अगर ऐसे ही ब्लाइंड कट कहीं से भी किसी छोर से कट करके खत्म कर देगा, स्टोरी ओवर, देन रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो अब देखिए वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस functions by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbones। एक डायग्राम है जो मैं अभी शो करती हूँ आपको। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि एक स्पेसिफिक क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम उसको बोलते हैं जिस सीक्वेंस को आप अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तब भी वही आ रहा है, अगर आप उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तब भी वो क्या हो रहा है, वही आ रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहलाता है वो? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काफी आसान है, बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, बट थोड़ा जल्दी समझाने के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ मैं। जितने भी डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे सब लमसम यही है, कोई फर्क नहीं है किसी में, सब एक ही चीज होती है, एक ही बातें सबने बोल रखी है, बस कलर चेंज है, थोड़ा मोड़ा स्टाइल बदल दिया है, वही चीज है। डायग्राम यही है, बहुत आसान है इसको समझना। मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, आपको अगर इसके एक्शन को समझना है कि एक्चुअली ये काम करता कैसे है। देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक जगह छोटा सा करेक्शन करना है, इसमें मिस्टेक है एक जगह, आपको दिख गया होगा अभी तक में, आपको अभी तक में ये नजर अभी आ गया होगा कि मिस्टेक कहाँ है इसमें। देखिए, मिस्टेक मैं बताती हूँ। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है? जी ए ए टी टी सी, यही तो बोला था मैंने, GAATTC। How many base pairs are present in a palindromic sequence on which restriction enzyme works? ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 6 बेस पेयर है इसमें। कितने हैं? 6 बेस पेयर है। जिसके ऊपर कौन काम करता है? जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है। ठीक है, अब इसका पेयर कीजिए। जी की पेयरिंग सी से, ए की टी से, ए की टी से, टी ए सी जी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये मिस्टेक है, ये देखिए इसने दो ए और ए के बीच में सेम वही चीजें इधर रिपीट है। मैंने एक इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले। यहाँ क्या सीक्वेंस है देख लीजिए, जो नीचे लिखा जी ए टी टी सी। इसको पेयर कीजिए, फिर हो जाएगा यहाँ पे। इसको जब आप क्या करेंगे, पेयर करेंगे, तो जी ए टी टी सी, वही सारी चीजें इधर भी है। अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। आपको समझ आया क्या बोला मैंने? मिस्टेक ये है आपके बुक में कि इसने ए और ए के बीच में कट कर रखा है। एक हॉरिबल मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? जी और ए के बीच में ये कट होगा। कहाँ होगा? मैं करेक्शन कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ये कहाँ कट करेगा? ये क्लीव करेगा जी और ए के मिड में, है ना। ये जो क्लीवेज पॉइंट है इसका यहाँ पे, दैट इज जी और ए। यहाँ था पहले ए और ए के मिड में, उसको हटा दीजिए अपने बुक में से, मिस्टेक है एक। ये कहाँ क्लीव करेगा? जी और ए के बीच में। ये रहा क्लीविंग पॉइंट इज दिस, जी और ए के मिड में। ठीक है, एक होगा कुछ प्रिंटिंग एरर या जो भी है। अब ये चलता चला रहा है इतने सालों से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ अजीब लग रहा है ब्लैक कलर से, मैंने इसके ऊपर रेड चला देती हूँ, है ना। लग रहा है उसी में से ना कुछ डिजाइन निकला हुआ। नहीं, अब सही लग रहा है। यहाँ कट करेगा ये। चलिए, ये क्या है, यहाँ पे ये कट करने का काम करेगा। होगा क्या? जब कट करेगा तो यहाँ से जी और ए के बीच में कट किया तो इतना पोर्शन उड़ जाएगा यहाँ से, खत्म। ये देखिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ जब कट करेगा तो इधर से जो पोर्शन है ये भी उड़ गया, ये भी गायब हो गया। ठीक है, तो फिर क्या बचा? फिर यहाँ पे आपके पास जो पोर्शंस बच रहे हैं उसको, तो जब ये जी और ए के बीच में यहां भी कट कर दिया तो जो बचा हमारे पास, ये बचा इस शेप में, क्योंकि आपने ऊपर से कट करके रिमूव किया, और ये बचा यहाँ पे ये। इनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं। अच्छा, ये चल क्या रहा है? क्या स्टोरी चल रही है? स्टोरी ये चल रही है, एक हमने वेक्टर डीएनए लिया, याद आया? वापस पेज नंबर 197 का उसी डायग्राम को आपको याद करना है। तब से मैं पता नहीं कितनी बार आपको दिखा चुकी हूँ। पेज नंबर 197 आपकी किताब में जो है, उसकी उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डायग्राम को देखना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए ये रहा, और फॉरेन डीएनए, इसको आपको वेक्टर डीएनए में चिपकाना है। तो कैसे कीजिएगा? पहले इसको कट करेंगे, तभी तो स्टिकी एंड पे जाके ये वाला इसके साथ जाके बाइंड करेगा, और ये इसके साथ जाके जब बाइंड करेगा तो इस तरीके से। अब क्या है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, जो ब्लैक कलर का यहाँ डीएनए बना है, ये जो रेड कलर का बना है। तो अब ये यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और अभी अभी जो सीखा आपने, ये क्या था? एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑन स्पेसिफिक साइट्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस तरीके से स्पेसिफिक साइट पे कट करने का काम करता है। और ये जो GAATTC है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जिसको आप चाहे लेफ्ट टू राइट रीड कीजिए, चाहे आप राइट टू लेफ्ट रीड कीजिए, वहां पे आपको वही चीज देखने को मिलती है, वही चीज आपको समझ भी आती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो मैम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर तो ये सब तो ठीक है, फिर भी लास्ट वाले चैप्टर्स जो मैंने कराए थे आपको, उसमें तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। समझाने वाला हो तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है समझाने में कि चलो बच्चे को कोई नई चीज सिखा दी। लेकिन अब जिसमें कुछ सीख रहा ही नहीं है बस, अब जैसे लास्ट के जो चैप्टर्स आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज है, तो ये सारी चीजें हैं, उसमें तो क्या करना क्या है, बस बोलना है। और कॉन्सेप्ट आपके पास सारा है, उसमें करना क्या है, सिर्फ समराइज करके मुझे एक जगह बताना है बच्चों को कि हाँ, यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको उसको करना है, बस और कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्शन तो देख ही लिया आपने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है।
चलिए वापस, अब हम लोग आ गए फाइनली जो पेज चाहिए था, दैट इज, आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं डायग्राम को पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए ये वर्क कैसे करता है। काफी बार मैंने आपको ये डायग्राम समझाया है। इस डायग्राम की बात कर रही हूँ मैं। जो भी स्टोरी लिखी जाएगी ना, आप उससे अच्छा लिख सकते हैं, बस आपको समझना है। देखिए ये रहा, क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्या है ये, मास्टरपीस डायग्राम है। कितने क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं उसकी काउंटिंग नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सिर्फ अकेले इस डायग्राम से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने आपको इस डायग्राम को शो करके मैंने आपको टूल्स लिखना सिखाया था, याद है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट अ नोट ऑन टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए टूल्स। हमें क्या चाहिए, हमें फॉरेन डीएनए चाहिए। फॉरेन डीएनए नहीं लिखना, क्या लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए आपको डिजायर्ड जीन्स चाहिए। इसी पे तो होगा ना, मेहनत क्यों कर रहे हैं इतनी। आपको जो चाहिए वो यही तो है। फिर क्या चाहिए आपको, पहला टूल हो गया ये। दूसरा टूल क्या चाहिए आपको, वेक्टर डीएनए चाहिए। और क्या चाहिए आपको, तीसरा टूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। कट भी तो करना है, कट जब कर दिया तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, लाइगेज चाहिए। लाइगेज चाहिए तो जोड़ के क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, होस्ट, क्लोनिंग होस्ट चाहिए आपको 5। अच्छा ठीक है, क्लोनिंग होस्ट अगर आपको चाहिए तो क्लोन किससे करा रहे हैं, ये डीएनए जो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे कर रहा है। छठा टूल हो गया यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। कितना आसान है देखिए, एक डायग्राम ने आपको टूल्स बिना रटाए हुए समझाने का काम कर दिया। सिर्फ इस डायग्राम के अंदर से सारे टूल्स मैंने आपको सिखा दिए कि टूल्स को लिखना कैसे एग्जाम में। कितना आसान हो गया है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेगा, प्लस जो इसके टूल्स है वो भी इसी डायग्राम से आपको समझ आना है, ठीक है। वेक्टर का कुछ नहीं करना है। वेक्टर को एक्चुअली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। हमें चाहिए क्या, हमें डिजायर्ड जीन्स चाहिए, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, ये तो टूल्स निकाला आपने इस डायग्राम में से। कहीं से कोई सा भी नंबर देखिए, कहीं से भी कुछ भी पढ़ाई करके देखिए, टूल्स यही निकलेगा और यही टूल्स आपको वहां समझ भी आएगा, ठीक है। ये तो हो गया टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक टाइप का, अभी आप कर क्या रहे थे, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन को, फंक्शन को देख रहे थे कि काम वो कैसे करता है, तो यही तो कर रहे थे। एक इसके डीएनए को आपने ब्लैक कलर से, सपोज कीजिए इसको ब्लैक वाला ले लिया और इसको आपने रेड वाला, या फिर इसको रेड वाला और इसको ब्लैक वाला, और दोनों को फिर आपने जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बात सिखाई इसमें, ये तो ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। लेकिन जब आपने पूरी बायोटेक्नोलॉजी करा ली और तब आपके सामने यहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नाम क्या हो गया इसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। व्हाट इज दिस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं ना, रिकम्बाइन। क्या यूज करते हैं, रिकम्बाइन। यहीं से बना है रिकॉम्बिनेंट। यानी कि कॉम्बिनेशन तो है लेकिन री लगा है यहाँ पे, यानी कि जो चीजें हमारे नेचर में अवेलेबल है उसी को जोड़ के हमने कोई कॉम्बिनेशन बनाया है। अब जो चीज या फिर जो, अगर हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे फॉरेन डीएनए लिख दिया, अगर ये फॉरेन डीएनए भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ना हो तो क्या हम दूसरे प्लेनेट से लेके आएंगे, नहीं। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं वो उन्हीं क्रोमोसोम्स का हम कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें कुछ डिजायर्ड जीन्स जो चाहिए, डिजायर्ड बोल दिया मतलब चाहिए। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये जो, हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट। हमको ये ला दे टीवी में, छोटा बेबी बोल रही है।
चलिए आगे चलते हैं। अगर इस फॉरेन डीएनए की जगह मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, सपोज कीजिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स का, ठीक है, ये चाहिए। आज के डे में आपको पता है डायबिटीज के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस की बहुत डिमांड है मार्केट में। रीजन क्या है? डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। एक्सरसाइज बंद कर दिया, बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, ऑयल का भी है कनेक्शन उससे, शुगर का तो है ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रखा है, सिर्फ आपको करना क्या है, बैठे बैठे खाने की आदत हो गई है, वैसे में क्या होगा, डायबिटीज की बीमारी होगी। जब इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये डिजायर्ड जीन है तो आपको कैसे इसको फिट करके और फिर इसको बनाना है कि क्या कर सके, कोई माइक्रोब जो है वो किस तरीके से इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको देखिए। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो फॉरेन डीएनए है, मतलब सपोज करना है आपको कि ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, ताकि आपको ये इजिली समझ आए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको कट कराया, कट हुआ है, दिख रहा है आपको, कट हुआ है, आपने इसको क्लीव कराया है, ठीक है। फिर आपने इस वेक्टर को भी कट किया। अब करना क्या है, दोनों को जब आपने कट कराया है तो इसको आपको किससे ज्वाइन कराना है, आपको लाइगेज से जोड़ना है इसको, डीएनए लाइगेज। क्या है ये? डीएनए लाइगेज। जब आप क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आप? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में साफ साफ लाइगेजेस भी आपको पढ़ाया गया है, जहां पे आपको ये सिखाया गया है कि लाइगेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग और ज्वाइनिंग। ये लिंकिंग और ज्वाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन है, इसको प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे ऐड करने का काम कौन कर रहा है? ऐड करने का काम यहाँ पे डीएनए लाइगेज कर रहा है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया ये। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्या हम बार बार इतना ही लेंदी बोलेंगे बार बार? तो इसको कॉस्मिड कहते हैं, COSMID। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से एग्जाम में, बाकी का तो मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा पूछती हूँ बच्चों से एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। जब आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कराई है तब तक वो क्या है? प्लाज्मिड है। जब आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करा दी है देन दैट इज कॉस्मिड, तब उसका नाम क्या है? तब उसका नाम कॉस्मिड हो गया, ठीक है। अब ये वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो इंग्लिश वाला वर्ड हम लोग ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉस्मिड या इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू सुटेबल होस्ट। समझ आया? जब आप कॉस्मिड को, जब आप किसको, इस कॉस्मिड को इस होस्ट के अंदर, ये देखिए अंदर चला गया इसके, इसको इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द फिनोमेना ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉस्मिड इनटू अ सुटेबल होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी घटना है, ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम एक कॉस्मिड को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को एक सुटेबल होस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं। वह समझ में, ठीक है। अब जब चला गया, आपको जो चाहिए था वो तो हो गया, फिर क्या होगा? ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। ये सेल क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। आप कितना डिवाइड करा सकते हैं इसको? आप जितना ज्यादा इसको डिवाइड कराएंगे उतना ज्यादा आपको इंसुलिन मिलेगा। अब आया आपको समझ में? इस बैक्टीरिया का नंबर आपको ग्रो कराते जाना है, जैसे यहाँ पे इकोलाई लिया गया है, होस्ट बैक्टीरियम जो है, इसका नंबर आप जितना ग्रो करा सकते हैं उतना ज्यादा आपको इंसुलिन मिलेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेल डिवाइड करके ये जो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या है ये? व्हाट इज दिस? एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। ये फिनोमेना क्या हो गया? एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब आया समझ में? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूरा चैप्टर यही है तो बिल्कुल सही है। बार बार जब भी मुझे जिस किसी चीज को भी समझाने की जरूरत हुई है तो बार बार रिपीट होके यही आता है और यही डायग्राम हमेशा आता है। चाहे आपको होस्ट समझना हो, इस डायग्राम को देखिए। आपको वेक्टर समझना है, इसी डायग्राम को देखिए। आपको ये समझना है कि जो फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन्स है उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, वापस इसी डायग्राम को देखिए। आपको लाइगेज का वर्क समझना है, यही देखिए कैसे ये दोनों को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस
कैरी करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको इसी डायग्राम में सिखाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब हम लोगों के पास फिर वही वापस जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाया था, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाने के लिए जो मैंने आपको बोला था कि उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, चैप्टर 11 का सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो है वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, है ना। तो एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या आता है? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। उसके पहले जो इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी, जैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी आपने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे। चलिए ये समझा दूं मैं पहले आपको। देखिए, आपको सब कुछ पता है इसमें से, मैं कुछ नहीं, बस आपको रिकॉल करा रही हूँ, इतना ज्यादा मैंने समझाया है तो आपने तो समझा ही होगा। देखिए, ये रहा 5 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस GAATTC। क्लीविंग साइट इज बिटवीन G and A, क्लीविंग साइट इज बिटवीन G and A, क्लियर? ठीक। Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites। क्या मतलब है? सेंटर होता तो यहाँ कट करता ना, सोचने वाली बात है। अगर सेंटर होता बिटवीन T and A कट होना चाहिए था, यहाँ भी बिटवीन T and A कट होना चाहिए था। तो इसके लिए साफ साफ आपको एक सीधी सी बात बताई जा रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कट कहाँ हो रही है? बिटवीन G and A, ठीक है। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, क्यों सेम टू बेसिस? नीचे भी बिटवीन G and A है, ऊपर भी बिटवीन G and A है। और इसके रिगार्डिंग जो करेक्शन था वो मैंने आपको कराया है आपकी बुक में। बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर्स या बेसिस on the opposite strands, this leaves single stranded portions at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends। उसको नाम क्या दिया हम लोगों ने? स्टिकी एंड्स का नाम दिया है, जो हर एक स्ट्रैंड पे आपको दिखता है, जो आपने इस डायग्राम में देखा। ये नहीं, ये जो डायग्राम है जो आपने देखा, ये देखिए हैंगिंग बच गया ना, ये, और ये भी यहाँ पे हैंगिंग बच गया। तो इसको हम लोग किस चीज का टर्म देंगे? इसको हम लोग टर्म देंगे स्टिकी एंड्स, ठीक है। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts। आप वापस ले जाके वहां पे छोड़ दीजिए, तो ये अपने बेस पेयर को बना के वहां पे जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। This thickness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase। ligase क्या करेगा? जोड़ने का काम करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे DNA ligase क्या करेगा? उसको जोड़ेगा। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules। आ गया ना? Of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes। जो आपने क्या लिया? जो डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए जो आपने लिया, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जरूरी थोड़ी है कि जो होस्ट है सेम उसी का ही जेनेटिक मटेरियल आप लेके आ रहे हो, तो दूसरे का भी हो सकता है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have two same kind of sticky ends and these can be joined together end to end using DNA ligases। फिर हम लोग क्या करते हैं? डीएनए लाइगेज का यूज करके उसको हम जोड़ सकते हैं, और ये आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कैसे आप यहाँ पे कॉस्मेट बनाने का काम कर रहे हैं। जो आपको लिखा जा रहा है कि ये सबसे अच्छा आपको कहाँ समझ आता है? ये आपको सबसे अच्छा समझ आता है इस डायग्राम 11.2 में, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको पेज 197 तक पूरा कंप्लीट कराया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्योंकि वो एक न्यू ही टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, है ना। वो पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स।